रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एक भयानक मोड़ पर आ चुका है। पुतिन ने सीधे तौर पर धमकी दे दी है कि अगर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने हमारी शर्तें नहीं मानी तो दुनिया के नक्शे से यूक्रेन का नामो निशान मिटा देंगे, यूक्रेन को नेस्तनाबूद कर देंगे। सोचकर देखिए, क्या पुतिन अपनी बात मनवाने के लिए इस हद तक जाएगा कि यूक्रेन को नेस्तनाबूद कर दे? इट इज़ इम्पॉसिबल। तो फिर व्लादिमीर पुतिन इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? दरअसल व्लादिमीर पुतिन ने इन्वेजन से पहले यूक्रेन को कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया था और सोचा था कि 2-3 दिन में यूक्रेन की राजधानी कीव और कुछ बड़े शहरों जैसे खार्किव पर कब्जा करके ज़ेलेंस्की का काम तमाम कर देगा। यूरोपीय यूनियन और नेटो की तरफ झुकाव रखने वाली सरकार ख़त्म हो जाएगी और यूक्रेन में अपनी मर्जी की सरकार बनाकर वो अपना मोटिव हासिल कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अपना देश छोड़कर भागे नहीं, बल्कि उन्होंने अपने देश में रहकर ही रशियन ट्रूप्स से मुकाबला करने का फैसला किया। यही वजह है कि ये जंग इतनी लंबी खिंच गई है। आज जंग का 13वां दिन है। अभी भी ये जंग फैसलाकुन मोड़ तक नहीं पहुंची है। चीज़ें व्लादिमीर पुतिन के हिसाब से नहीं चल रही है। पुतिन इस जंग को जल्द ही ख़त्म करना चाहते हैं। साथ ही वो चाहते हैं कि यूरोपीय यूनियन या नेटो का कोई भी देश बीच में न आए। यही वजह है कि रशिया न्यूक्लियर वेपन की धमकी दे रहा है और यूक्रेन को नेस्तनाबूद कर देने की बातें कर रहा है। वैसे पुतिन के पास प्लान बी भी है, जिस पर वो अब अमल करना शुरू कर दिया है। एक ज़माना था कि यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। 1991 को जब यूएस और यूएसएसआर के दरमियान चलने वाली कोल्ड वार की वजह से यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन टूटकर बिखर गया, तो उससे 15 देश आज़ाद हो गए। उन्हीं 15 देशों में से एक देश यूक्रेन भी है, जो कि यूएसएसआर से अलग होकर एक आज़ाद देश बना। यहाँ पर यह बात भी याद रखने की है कि 1992 में लेनिन ने सोवियत यूनियन की बुनियाद रखी थी। यूक्रेन 1992 में सोवियत यूनियन में शामिल हुआ था। 1992 से 1991 तक यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा और फिर 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद वह उससे अलग हो गया। 2014 तक यूक्रेन रशिया की स्ट्रेटजी के हिसाब से काम कर रहा था और पुतिन की पॉपिट सरकार यहां पर हुकूमत करती आ रही थी। मामला 2014 के बाद से बिगड़ना शुरू हो गया। असल में यूक्रेन के अंदर दो ग्रुप हैं, नंबर 1 प्रो रशियन, नंबर 2 नेटिव यूक्रेनियन। प्रो रशियन जो कि रशियन ज़बान बोलते हैं, वह रशिया की तरफ झुकाव रखते हैं, जबकि नेटिव यूक्रेनियन यूरोपीय यूनियन और नेटो की तरफ झुकाव रखते हैं और ये लोग चाहते हैं कि यूक्रेन उनका मेंबर बन जाए। उन लोगों की सोच में शिद्दत उस वक्त पैदा हुई जब पुतिन ने मिलिट्री ऑपरेशन करके क्रेमिया, डोनेस्क और लुहांस्क को यूक्रेन से अलग कर दिया। यूक्रेन ने एक गलती ये की कि 1996 को एनपीटी के तहत अपने सारे न्यूक्लियर बम रशिया को दे दिया, जबकि उस वक्त यूक्रेन के पास लगभग 2 से 3 हज़ार तक एटम बम थे। आज अगर ये बम होते तो सिनेरियो बिल्कुल अलग होता। पुतिन हिम्मत नहीं कर पाते कि क्रेमिया, डोनेस्क और लुहांस्क को यूक्रेन से अलग कर दे और फिर यूक्रेन पर हमला कर दे। 2010 से 2014 तक यूक्रेन के प्रेसिडेंट मिस्टर विक्टर हुआ करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि ये प्रो रशिया थे और पुतिन का पट्टू हुआ करते थे। उनको यूरोपीय यूनियन की एक मीटिंग में बुलाया गया, जहां उनको यूरोपीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफर किया गया, लेकिन वह उसे मना करके चले आए। इसके लिए यूक्रेन में उसके खिलाफ लोगों ने जमकर प्रोटेस्ट किया और ये प्रोटेस्ट नवंबर 2013 से लेकर फरवरी 2014 तक पूरे एक साल चला। ये उस लेवल का प्रोटेस्ट था कि प्रेसिडेंट विक्टर को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और उन्होंने रशिया में जाकर पनाह ली। यहीं से होती है असल प्रॉब्लम की शुरुआत। अब यूक्रेन के पास 2 ऑप्शन थे, या वह रशिया के साए में रहे या यूरोपीय यूनियन और नेटो के इन्फ्लुएंस में आ जाए और उनके साथ मिलकर काम करे। नेटिव यूक्रेनियन जो कि यूक्रेन की मेजॉरिटी है, वो यही चाहते थे कि यूक्रेन यूरोपीय यूनियन और नेटो के ज़ेर असर आ जाए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि
प्रो रशिया को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पर एंट्री होती है पॉलिटिक्स की। सियासतदान ये समझते हैं कि अगर रशिया के साए में रहे और रशिया की जी हुजूरी करते रहे तो मेजोरिटी नाराज़ हो जाएगी। अगर मेजोरिटी नाराज़ हो जाएगी तो सरकार बना पाना मुश्किल हो जाएगा। अब सियासतदान भी यूरोपीय यूनियन के साए में आना चाहते थे और सीरियसली नेटो ज्वाइन करना चाहते थे, और सियासतदान 2014 में इसी बेस पर गवर्नमेंट भी एस्टेब्लिश कर लेते हैं। व्लादिमीर पुतिन रशिया से ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और अंदर ही अंदर ताव खा रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा तुम लोग भूल गए कि मैंने चेचनिया का क्या हाल किया है, और आज तक चेचनिया दोबारा हमारे सामने सर उठाने की कोशिश नहीं की है, और आज तक चेचनिया दोबारा हमारे सामने सर उठाने की कोशिश नहीं किया है। और तुम ज़ेलेंस्की ज़्यादा शाना ना बनो, चेचनिया से कुछ नहीं सीख सकते हो तो सीरिया से ही कुछ सीख लो। बशार असद को नहीं देख रहे हो, हमारी नीति के हिसाब से चल रहा है, हम ही हथियार दे रहे हैं उसको। अपोजिशन को खूब कूट रहा है, और अपोजिशन का साथ कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। नेटो की फ़ौज बैठी हुई है वहाँ, वो भी तांडव मचा रहे हैं, और बशार असद हमारी तरफ से तांडव मचा रहा है। इसलिए अमेरिका से मदद लेने की कोशिश मत करो, वरना बहुत सी बिल्डिंगें ज़मीन बोझ हो जाएंगी और चारों तरफ खंडरात ही खंडरात नजर आएंगे सीरिया की तरह। और तुम अमेरिका कुछ बोलना मत। कहा कि हम भी कुछ नहीं बोल रहे थे जब तुम मिस्र में अपनी नीति वाली सरकार अल-फत्ताह अल-सीसी की मदद के लिए मोहम्मद मुर्सी को कूट रहे थे, मासूम लोगों की जानें ले रहे थे, बिल्डिंगों पर बम गिरा रहे थे। और इराक भूल गए तुम? इराक को 20-25 लाख लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सिर्फ इसलिए कि तुम इराक का तेल हथियाना चाहते थे, इतने सारे लोगों की जान ले ली। और सद्दाम हुसैन, उसको तो तुमने फांसी दे दी। वही सद्दाम हुसैन जो अगर जिंदा रहता तो दाइश जैसी आतंकी ग्रुप पैदा ही नहीं होती। वैसे बाद लोगों का मानना है कि दाइश को तुम्ही ने पैदा किया है। हमारे पास और भी लिस्ट है। ये सेंक्शन वेंक्शन हमारे ऊपर इतना क्यों लगा रहे हो? जब तुम दुनिया में तांडव मचा रहे थे तो हम कुछ नहीं कह रहे थे। हमारे सोवियत यूनियन को तोड़ दिए तो हम कुछ नहीं बोले। ये क्या हमें काउंटर करने के लिए और हमारे बॉर्डर को एक्सपोज करने की खातिर यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाकर यूक्रेन में नेटो की फ़ौज बिठाना चाहते हो? वैसे यूक्रेन को हम छोड़ेंगे नहीं। कहा है कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे पेट से निकला हुआ बच्चा किसी और के गोद में बैठ जाए। हम प्लान भी रखे हुए थे, इसीलिए तो हम हमला तेज़ कर दिए हैं। अच्छा अमेरिका, तुम हमको एक बात बताओ, अगर हम तुम्हारे पड़ोसी देश को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहें और कुछ लालच वालच भी दें और वो मानने भी लग जाए तो तुम क्या करोगे? वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम क्या करोगे। इन सारी बातों का कंक्लूज़न ये निकलता है कि क्या धरा सब अमेरिका का है, फालतू में बेचारा यूक्रेन चला गया। उसमें कुछ गलती यूक्रेन के सियासतदानों की भी है कि वो वक्त से पहले यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए सीरियस हो गए, जबकि रशिया ने फ्री यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में शामिल होने के लिए ऑफ़र दिया, जिसको उन लोगों ने ठुकरा दिया। यही सब बातें पुतिन के दिमाग में चल रही थी, जिसकी वजह से पुतिन ने यूक्रेन को इन्वेड करना शुरू कर दिया। पुतिन ने साफ तौर पर कहा है कि वह यूक्रेन पर कब्ज़ा नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना चाहते हैं। ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। पुतिन क्या करेगा किसी को पता नहीं है। रशिया यूक्रेन पर कब्ज़ा करे या डीमिलिटराइज कर दे, दोनों सूरतों में यूक्रेन की खुद मुख्तारी ख़त्म हो जाएगी और उसका रिमोट कंट्रोल रशिया के हाथ में चला जाएगा। यूक्रेन अगर इस जंग को जीतना चाहता है तो वह इस जंग को लंबा खींच दे, जैसा अफ़गानिस्तान ने किया। जो देश यूक्रेन का साथ देना चाहता है वह यूक्रेन को हर तरह से मदद देने की कोशिश करे, लेकिन उसमें ख़तरा यह है कि रशिया कुछ गड़बड़ न कर दे एटम बम की शक्ल में और रशिया पर ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शन लगा दे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सैंक्शन लगाने से सिर्फ रशिया पर उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि दूसरी कंट्रीज़ पर भी उसके असरात पड़ेंगे। अगर दूसरी कंट्रीज़ इसके लिए तैयार हैं तो यूक्रेन को बचाया जा सकता है। कुछ देशों में भुखमरी भी आ सकती है। वार लंबी खिंच जाने की वजह से फिनंशियल तौर पर रशिया की कमर टूट जाएगी। इस जंग में फ़िलहाल रशिया का 1 लाख करोड़ पर डे के हिसाब से खर्च हो रहा है। इस तरह एक न एक दिन पुतिन यूक्रेन को छोड़कर चला जाएगा।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर यूक्रेन को कोई नहीं बचा सकता। एक आखिरी बात, अगर रशिया यूक्रेन को पूरी तरह इन्वेड कर लेता है तो क्या गारंटी है कि वह यूएसएसआर को दोबारा बिल्ड करने के लिए उससे आज़ाद हुए बाकी 14 देशों को एक एक करके इन्वेड नहीं करेगा? आपकी राय में क्या ऐसा हो सकता है? हमें कमेंट में लिख कर बताएं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसे लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।